एजुविशन 2021 में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराते हैं जिन्होंने करीब 56 इतिहास के क्षेत्र में लोगों को एमफिल और पीएचडी कराई, उसमें अधिकतर पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। आज हम कुमार रत्नम जी की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर कुमार रत्नम जी का शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है। सर, एजुविजन 2021 में आपका स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है सर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अपने नए परिसर की ओर जा रहा है। हम एक नए विजन और एक नए उद्देश्य को लेकर के छात्रों को और क्या बेहतर दे सकते हैं, ऐसी हमारी योजना है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और ये आपके संज्ञान के लिए कि मैं काफ़ी लंबे समय से आपके विश्वविद्यालय से विभिन्न रूपों में जुड़ा रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि 29 जुलाई 2020 को भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और 1885 से लेकर लगभग 135 वर्षों के बाद कोई शिक्षा का व्यापक स्तर पर परिवर्तन हमको दिखलाई पड़ता है, क्योंकि 1835 से पूर्व शिक्षा समाज का दायित्व था। अंग्रेज़ों के कार्यकाल में आने के बाद राज्य का विषय बना, लेकिन अब पुनः जो एक औपनिवेशिक मानसिकता, औपनिवेशिक विचार, मूल्यों का आदि का ह्रास होना, मैं ये मानता हूँ कि भारत में विद्या का कॉन्सेप्ट था, शिक्षा थी नहीं। हमारे सारे वेद पुराण स्मृतियों में विद्या की चर्चा, विद्या पात्रताम देई, लेकिन हमने उसको शिक्षा बना दिया और शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया, जो एक औपनिवेशिक मानसिकता को दृष्टिगत ही नहीं करता है कि स्थापित करता है। तो जो ये नई शिक्षा नीति जो आई है, औपनिवेशिक मानसिकता की विमुक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एक प्रयास, क्या कहूँगा, परिणाम आएंगे, आप देखेंगे। तो उस दृष्टि से जब माखनलाल विश्वविद्यालय को देखेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति तकनीकी और विषय और संकाय का जो एक सीमाएं थी उनको तोड़ दिया गया है। चिकित्सा का छात्र सौंदर्य पढ़ेगा, सौंदर्य का छात्र पत्रकारिता पढ़ेगा, तकनीकी का छात्र राजनीति विज्ञान पढ़ेगा। तो इस दृष्टि से आपके विश्वविद्यालय का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और आपके जो वर्तमान कुलपति जी हैं प्रोफेसर सुरेश, ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हैं। उनका विज़न और मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी युवा शक्ति, युवा दृष्टि और राष्ट्र के प्रति भारतीय चैतन्य के प्रकाश में किस प्रकार से पत्रकारिता हम अगर देखें तो नारद के समय से मैं अगर चर्चा करूं तो एक बड़ा स्पष्ट, पारदर्शी और संवेदनशील विषय रहा है। उसको स्थापित करने में शायद सुरेश जी के कार्यकाल में एक बहुत अच्छा विषय आएगा तो विश्वविद्यालय उन्नति करेगा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आप पर जिम्मेदारी तो बढ़ती है मित्र। तो उस जिम्मेदारियों को, आपकी संकाय को और सारे प्रशासनिक अमले को दृष्टिगत रखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। सर, हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि ऐसे कुलपति का हमें लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता है। सर, आपने इतिहास के करीब 56 छात्रों को जो पत्रकारिता से जुड़े थे, आपने उनको पीएचडी कराई। सर, इतिहास का और पत्रकारिता का क्या संबंध है? देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका अंतर संबंध, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे भूगोल हो, पुरातत्व हो, क्योंकि हम देखते हैं अभी तक पाठ्यक्रमों में पहला जो पत्र होता था वो उस विषय का इतिहास का होता था, लेकिन पत्रकारिता पूर्व की घटनाओं का अन्वेषण, सर्वेक्षण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निरूपित करता है। वो पत्रकारिता का तात्पर्य नहीं किसी घटना का विश्लेषण या उसका प्रस्तुतिकरण, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण से हमारे राष्ट्र का कहीं स्वाभिमान तो खंडित नहीं हो रहा है। हमारे राष्ट्र की जो भारतीय चैतन्य की अवधारणा है, भारतीय वाङ्मय की अवधारणा है या भारतीयता है, वो तो नहीं प्रभावित हो रही है, जो विगत के दशकों में देखने को मिली है। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि इतिहास तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ही। और मैं भारतीय दार्शनिक इतिहास अनुसंधान परिषद का सचिव होने के नाते, सदस्य सचिव के रूप में पत्रकारिता को भी मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। मैंने कल आपके माननीय कुलपति जी से भी चर्चा की थी कि हम इतिहास का जो पत्रकारिता से अंतर संबंध है, हम मार्तंड से लेकर शुरुआत करें, अगर भारतीय आधुनिक पत्रकारिता की हरिश्चंद्र जी के समय से बात करें तो निरंतर एक बहुत बड़ा क्रमबद्ध इतिहास है पत्रकारिता का। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो इतिहास, हमारा जो समेकित इतिहास है, पाठ्यक्रमों का इतिहास है, उसमें स्थान नहीं पा सका। तो हम ऐसे ही विषयों को लाने का प्रयास कर रहे हैं शोध के माध्यम से।
उस जब ये प्रयास होंगे तो जो 75वीं वर्षगांठ अपन स्वतंत्रता की मनाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे विषय आएंगे और उस विषय में एक पत्रकारिता का स्थान, पत्रकारिता का इतिहास, पत्रकारिता का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, किस प्रकार से पत्रकारिता ने यहाँ पर ब्रिटिश काल में प्रतिबंधों को झेला है, वो सारे विषय आना चाहिए समाज में। तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है विश्वविद्यालय की। तो हम अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास और पत्रकारिता का एक इतिहास बनेगा। सर, कोविड काल के बाद में छात्र अपनी कक्षाओं में आएंगे, जैसे ही सरकार का दिशा निर्देश मिलेगा छात्र फिर से पुरानी चीज़ें वापस आ जाएंगी। इन नए छात्रों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छात्रों से ज़्यादा अध्यापकों को संदेश तो नहीं दूंगा, लेकिन अपेक्षा करूंगा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय पटल पर शिक्षा को लेकर चिंता है और भारत के गौरव को बढ़ाने वाली वैश्विक आत्मनिर्भर भारत के मानव की निर्माण की ये प्रक्रिया के रूप में आ रहा है, तो उसमें जो अध्यापन से जुड़ा हुआ वर्ग है उसकी भूमिका महत्व बढ़ जाती है। लेकिन जो छात्र हैं, अध्येता हैं, शोधकर्ता हैं, उनसे मैं अपेक्षा करूंगा, बल्कि मैं ये उनको संदेश भी देना चाहूँगा कि हम पाठ्यक्रमों के इतर जो हमारी मूल भावना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, हम किसी विषय में बंद कर ना रहें, तो उस भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपने पाठ्यक्रमों के साथ कौशल विकास की समय की प्रक्रिया से भी जुड़ें। रोजगार पाने की आकांक्षा नहीं, रोजगार देने की, जैसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम रोजगार देने वाला चाहते हैं, तो मैं यही संदेश दूंगा कि हम आगे आने वाली पीढ़ी उस मानसिकता में बढ़े कि हम रोजगार देने के वाले हों और ये पैकेज की आकांक्षा से हम कोई पाठ्यक्रम पूरा ना करें। सर, कोविड काल में छात्रों ने एक बहुत बुरा समय देखा। एजुविशन 2020 को ये आयोजित करने के पीछे एक उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, सभी विश्वविद्यालय इसे कैसे फॉलो करेंगे, इसको लेकर एक गहन मंथन होगा, चिंतन होगा। ये 3 दिन के शिविर के बाद में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर हम लोगों को काम कैसे करना है। सर, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका विजन क्या है, इसको लेकर के आपकी अवधारणा क्या है? देखिए पांडे जी, पहली बात तो मैं आपकी इस बात को नकारता हूँ कि कोविड काल में भारत के किसी भी छात्र ने दुखी हुआ या उसको निराशा हुई। मैं व्यक्तिगत अपना उदाहरण देता हूँ। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संभावनाओं को खोज लेना ही एक सबसे बड़ी विजय होती है, तो वो कोविड काल में हमने देखा पूरा वैश्विक जगत जिस प्रकार से निराशा में डूबा था, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का राष्ट्र को एक अपेक्षा दी। तो इसलिए हमारे छात्र बहुत नहीं रहा, लेकिन उनको सबसे बड़ा जो इस काल में मिला, उन्हें पारिवारिक सानिध्य मिला, जो कक्षाओं से निकलकर परिवार को समझा, एक संयुक्त परिवार की अवधारणा रेखांकित हुई। तो उस स्थिति में ये साधारण घटना नहीं है कि 29 जुलाई को जब वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देते हैं। ये बहुत अच्छी एक दृष्टि दी है कि हम इस संक्रमण काल में विजय प्राप्त करने के लिए भी संभावनाओं को खोज रहे हैं। तो उस दृष्टि में कोविड के बाद जो सामान्य स्थिति होगी, निश्चित रूप से छात्र अध्ययन अध्यापन की जो मूल व्यवस्था थी वो रहेगी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पक्ष ये भी है कि जो हम तकनीकी रूप से स्वावलंबी हुए, आत्मनिर्भर हुए, वरना एक छात्र कक्षा में जाता था, किताब में लिखता था, चला, लेकिन आज उसको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान हुआ है। तो जो स्किल डेवलपमेंट जो नई शिक्षा नीति में है, तो उसका निश्चित रूप से उसको अपना क्रियान्वयन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो इस ईडो विज़न में भी जो मैं लगातार कल से 2 दिन पूर्व से सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, तो उसके पीछे भी ये दृष्टिकोण है कि हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, शोध की संस्थाएं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सभी की सहभागिता है, प्रारंभिक से लेकर सभी प्रकार की। तो उनको एक दृष्टि, विभिन्न जो बैठकें चल रही हैं, कार्यशालाएँ चल रही हैं, विमर्श चल रहे हैं, उनके बाद जो मैं कहूँगा ये समग्र जो ये एक यज्ञ है, इस ओहम में जो हम आहुति दे रहे हैं, तो उससे जो अमृत निकलेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा को एक दिशा देगा। वह शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होगी और वह अमृत से हमारे पूरे वैश्विक पटल पे एक भारतीयता का बोध स्थापित होगा और हम पूरे विश्व की कल्याण की तो कामना करते ही हैं। प्रतिदिन हम धार्मिक अनुष्ठान के बाद कहते हैं विश्व का कल्याण हो,
तो हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो विश्व कल्याण की भावना पर आधारित है, और इसलिए जो इसका क्रियान्वयन होगा तो आत्मनिर्भर व्यक्ति निर्माण, वैश्विक मानव का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से समूचे विश्व में भारत एक अपना ज्ञान की जो पताका थी, पूर्व में थी, वर्तमान में हमेशा रही है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण प्रभावित रहा, लेकिन उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी शिक्षा नीति के कारण। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि निश्चित रूप से हम पुनः अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित करने में, पहचान दिलाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।